सो हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्सुर में। सो देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। 21 से स्टार्ट करने का पीछे रीज़न ये है क्योंकि मैंने ऑलरेडी, आप सभी को पता होगा कि मैंने ऑलरेडी जो इसके ऊपर जो 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करा दिए थे। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, आप डायरेक्टली जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और अपना नॉलेज और अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21वां आपसे पूछा गया, रात में तारे क्यों चमकते हैं? क्या इसके पीछे अनेक परिवर्तन अपवर्तन का कारण होता है, या फिर अनेक परावर्तन के कारण ऐसा होता है, या फिर ऊष्मा के कारण होता है, या फिर ऊर्जा के कारण होता है ऐसा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अनेक अपवर्तन के कारण रात में तारे चमकते हैं। अगला नंबर का सवाल देखिए, अगला नंबर का सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 22वां आपसे पूछा गया है, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर क्या होता है? आवासीय मतलब जहाँ पे मनुष्य रहते हैं। आपको बताना है कि रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर क्या होता है। 54 dB होता है, 45 dB होता है, या फिर 37 dB, या फिर 39 dB होता है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि रात के समय आवासीय क्षेत्र में जो शोर होता है उसका अनुमानित स्तर होता है 45 dB। अगला नंबर का सवाल सुनिए, अगला नंबर का सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? आपको बताना है कि सूर्य की जो ऊष्मा होती है वो पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है। क्या तेज गति के द्वारा पहुंचती है, या फिर विकिरणों के द्वारा, या फिर तरंगों के द्वारा पहुंचती है, या फिर कम गति के द्वारा पहुंचती है? तो जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विकिरण के द्वारा पहुंचती है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक। अगला नंबर का सवाल सुनिए, अगला नंबर का सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है, वायुमंडल की ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? आपको बताना है कि वायुमंडल के जो ऊपरी भाग में जो ओजोन लेयर होता है वो हमारी रक्षा किससे करती है। क्या ओजोन लेयर हमारी रक्षा विकिरणों से करती है, या फिर पराबैंगनी किरणों से, या फिर ज्वलन किरणों से, या फिर हानिकारक किरणों से करती है? तो जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप सबने दे दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो वायुमंडल की जो ओजोन परत होती है वो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, अगला नंबर का सवाल यहाँ पर काफ़ी आसान और काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। आप सबने मेरे पढ़ने से पहले अगर आपने पढ़ लिया तो इसका सही आंसर दे दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? यानी कि क्वेश्चन ऐसा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? क्या 9 मिनट लगता है, 8 मिनट 30 सेकंड का टाइम लगता है, या फिर 9 मिनट 5 मिनट 9.5 मिनट का, या फिर 8.5 मिनट का टाइम लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 25वां नंबर क्वेश्चन का सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8.3 मिनट, यानी कि 8 मिनट 30 सेकंड लगता है जो सूर्य की किरणें होती हैं उनको पृथ्वी तक पहुंचने में। ओके, सो अगला नंबर का सवाल सुनिए, अगला नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे क्या पूछा गया देख लीजिए। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? आपको बताना है एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 35 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, या फिर 20 सेंटीमीटर? तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25 सेंटीमीटर की दूरी जो है न्यूनतम होती है एक सामान्य नेत्र के लिए। अगला नंबर का सवाल सुनिए, क्वेश्चन नंबर 27वां आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? मतलब यहाँ पे लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर है? क्या केसी की घटना के कारण, ऊर्जा के बदलाव के कारण, दबाव के कारण, या फिर केसी की घटना के कारण? तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो 27 है उसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केसी की घटना के कारण ऊपर उठता है लैंप की बत्ती में तेल। अगला नंबर का सवाल सुनिए, अगला नंबर का सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 28 है कि निकट दृष्टि दोष या मायोपिया, है ना, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है? क्या उत्तल लेंस का प्रयोग करके मायोपिया का ठीक किया जा सकता है, या फिर अवतल लेंस का, या फिर कठोर लेंस का, या फिर सामान्य लेंस का? तो क्वेश्चन नंबर 28वां का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अगर
को मायोपिया है या फिर किसी को निकट दृष्टि दोष है तो वो अवतल लेंस का यूज़ करके इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। अब अगला नाम सुनिए, यहाँ पे जैसे भाई इससे मिलता जुलता बिल्कुल क्वेश्चन का आंसर है ना। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर मतलब 29वां है, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, जैसे अभी मैंने इसको बताया है ना। तो इसका सही आंसर आई होप आप सबने दे दिया होगा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि निकट दृष्टि दोष या फिर समीप दृष्टि दोष जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल सुनिए, अगला नंबर का सवाल है क्वेश्चन नंबर 30वां, आपसे पूछा जा रहा है वह कौन सा प्रकाशीय उपकरण है, वह कौन सा प्रकाशीय उपकरण है जिसके माध्यम से दूर की वस्तुओं को नजदीक से देखा जा सकता है। तो जी हाँ, ये तो काफ़ी बच्चों वाला सवाल हो गया है ना। आप आई होप आप सबने इसका आंसर दे दिया होगा, लेकिन फिर भी आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। क्या उत्तल लेंस के द्वारा ऐसा किया जा सकता है, या फिर दूरबीन के द्वारा, या फिर अवतल लेंस के द्वारा, या फिर नेत्रिका के द्वारा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दूरबीन के द्वारा हम दूर की वस्तुओं को नज़दीक से देख सकते हैं। अगला नंबर का सवाल सुनिए, क्वेश्चन नंबर 31वां आपसे क्या पूछ रहा है, देख लीजिए। किसी बांध की दीवार नींव आधार पर अधिक चौड़ी होती है, क्योंकि आपको बताना है कि किसी बांध की दीवार नींव पर अधिक चौड़ी होती है, ऐसा क्यों होता है? क्या दाब को सहन कर सकती है इसलिए होता है, या फिर कम दाब को सहन कर सकती है, या फिर ज़्यादा दाब को सहन कर सकती है, या फिर तेज गति को सहन कर सकती है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31वां का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका आई होप आप सब ने इसका आंसर वगैरह दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दाब को सहन कर सकती है, इसलिए जो नींव या फिर आधार के पास की जो दीवार होती है उसको चौड़ी बनाया जाता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, 32वां नंबर आपसे क्या पूछ रहा है ये देख लीजिए। 32वां नंबर का सवाल है, न्यूटन का पहला गति का नियम है ना, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देते हैं। आपको बताना है कि न्यूटन का जो पहला नियम वो क्या बताता है, क्या वह जड़त्व की व्याख्या करता है, या फिर गति की, या फिर ऊष्मा की, या फिर ऊर्जा की? तो जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 32 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व के नियम को या फिर जड़त्व के नियम की संकल्पना करता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा जा रहा है, फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? जी हाँ, आपको बताना है फुहारा जो है किस सिद्धांत पर काम करता है। क्या यह कोशिका सिद्धांत पर कार्य करता है, या फिर बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करता है, या फिर न्यूटन के सिद्धांत पर काम करता है, या फिर हैगरो के सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है फुहारा। अगला नंबर का सवाल सुनिए, अगला नंबर का सवाल है क्वेश्चन नंबर 34 है, एनोमोमीटर क्या मापने के काम आता है? क्या गति के वेग को मापने के लिए काम आता है, या फिर ऊष्मा के वेग को, या फिर पवन के वेग को, या फिर ऊर्जा के वेग को, या फिर ऊर्जा को मापने के लिए एमोनोमीटर का यूज़ किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा है ना 34वां नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पवन के वेग को मापने के लिए एनोमोमीटर का यूज़ किया जाता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए, अगला नंबर का सवाल यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए जैसे मैंने कल वाली क्लास में क्या पूछा था कि फाउंटेन है ना, जो फाउंटेन पेन होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है ना। और आज का सवाल हमारा क्या है, आज का सवाल आप लोगों से पूछा गया है कि जो बॉल पेन होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या पृष्ठीय तनाव पर कार्य करता है, या फिर बाहरी तनाव पर, या फिर आंतरिक तनाव पर, या फिर घर्षण पर? तो जी हाँ, बॉल पेन जो कार्य करता है, आपको बताना है कौन से सिद्धांत पर, तो वह काम करता है पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है बॉल पेन, है ना। अगला नंबर का सवाल सुनिए, अगला नंबर का सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 36 है कि पानी से निकालने पर सेविंग ब्रश के बॉल आपस में चिपक जाते हैं। आपको बताना है कि पानी से निकालने पर सेविंग ब्रश है ना, सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? देखिए काफ़ी शानदार और काफ़ी प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। क्या इसके पीछे आंतरिक तनाव काम करता है, या फिर पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है, या फिर घर्षण के कारण होता है, या फिर बाहरी तनाव के कारण ऐसा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है ना। अगला नंबर का सवाल सुनिए, अगला नंबर का सवाल है क्वेश्चन नंबर 37 है, तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? आपको बताना है कि तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। क्या यह विद्युत विसर्जन के दौरान उत्पन्न किया जाता है, या फिर कोणीय संवेग के कारण, या फिर संवेग के कारण, या फिर शक्ति के वेग से उत्पन्न किया जाता है? तो जी हाँ, 37 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि विद्युत विसर्जन के द्वारा तड़ित उत्पन्न किया जाता है।
अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल है 38 नंबर क्वेश्चन का सवाल है, सबसे पहले गृह गति नियम का निरूपण किसने किया था? आपको बताना है कि सबसे पहले गृह गति नियम का निरूपण किसने किया था? क्या डेवी थॉमसन ने किया था, या फिर जोन्स कैपलर ने किया था, या फिर हॉकिंस ने, या फिर जॉनसन ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जोन्स कैपलर ने गृह गति के नियम का निरूपण किया था। ओके, सो अगला नंबर का सवाल सुनिए। 39 क्वेश्चन का सही आंसर का मतलब 39 क्वेश्चन है कि वायुमंडल खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है। वायुमंडल खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है, क्या यह ऐसा कर सकते हैं केंद्र बल के कारण, या फिर ऊष्मा वेग के कारण, या फिर घर्षण बल के कारण, या फिर विद्युत बल के कारण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभिकेंद्र बल के कारण वह ऐसा कर सकता है। आज का अंतिम और सबसे आखिरी 40वां नंबर का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? आपको बताना है कि रॉकेट की जो गति होती है उस पर कौन सा नियम लागू होता है। क्या संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है, या फिर वेग संरक्षण का, या फिर गति संरक्षण का, या फिर अभिकेंद्र का? तो जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रॉकेट की गति पर संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। तो आई होप आज के जितने भी क्वेश्चन थे आप लोग को पसंद आए होंगे। बाकी किसी क्वेश्चन को लेके आप लोग के मन में कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा याद से, है ना। और किसी क्वेश्चन को लेके और आपके मन में कोई सवाल या फिर सुझाव होता है तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।